हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं लेकर आया हूं हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे व्यंजन को लेकर के। और व्यंजन से भी पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हिंदी वर्णमाला पर, और हिंदी वर्णमाला की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम बातचीत करेंगे। ध्यान देंगे आप, जरा ध्यान देंगे। यानी कि ये हो जाएगी आपकी हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला में इसकी परिभाषा पूछी जाती है, और इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे। यानी कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भाई आपकी वर्णमाला। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। और ध्यान देंगे आप, इसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, या यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपका समुदाय। क्या पूछ लिया जाएगा भैया आपसे, समुदाय को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भैया आपकी वर्णमाला। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। फिर इसी के बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यानी कि लिपि या चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। यानी कि लिपि होगी, और लिपि जो होगी वो चिन्हों से मिलकर के बनी होगी। ध्यान देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका कै, और एक हो जाएगा ख, और एक हो जाएगा आपका कै। ठीक है भैया। यानी कि इन्हें क्या कहा गया, आपके चिन्हों से दर्शा दिया गया, तो इसे कह दिया गया इनका जो क्रम होगा इस क्रम को ही क्या कह दिया गया, आपकी वर्णमाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, लिपि या चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भैया आपकी वर्णमाला। इतना समझ में आ गया होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ठीक। इसी के बाद में अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है। मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था आपको, ध्यान देंगे। यानी कि स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो हो जाएगी भैया यहाँ पे 13। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी। अभी जो हम बात करेंगे वो किस पे करेंगे, व्यंजनों पे करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया था किससे संबंधित आया, हिंदी वर्णमाला से। तो हिंदी वर्णमाला को जो शुरू करते हैं तो इन क्वेश्चनों की आवश्यकता होती है। यानी कि इन क्वेश्चनों को मैं इसलिए बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देंगे। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कोई भी आपसे पूछ लेगा, तो इसलिए बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है। तो भैया यहाँ पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी भैया आपकी 33। कितनी हो जाएगी, आपकी 33 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर इसी के बाद में अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। कुल लगा करके पूछे, या मूलतः पूछे, या आपसे पूछेगा वर्णों की संख्या, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा निकल करके वो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे आपका 12। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी के बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा वो ये आ जाएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। ये मैंने आपसे सबसे शुरू वाली जो क्लास थी उसमें बताया था इसके बारे में। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों के भेद होते हैं वो कितने हो जाएंगे, आपके 2। अब 2 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप जरा। देखो, एक तो हो जाएगा भैया आपका स्वर हो जाएगा, और एक हो जाएगा भैया आपका व्यंजन। क्या हो जाएगा, एक स्वर हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा। अभी जो फिलहाल हमने बात करी थी वो किसकी करी थी, आपकी स्वर की करी थी। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, व्यंजन की करेंगे। और व्यंजन को शुरू करने से पहले इसके जो पहले वाले, आज से जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने बात करी थी, यानी कि अल्पप्राण और महत्प्राण, सघोष और किसकी बात करी थी, अघोष की बात करी। ठीक, अब वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया, और यहाँ पे ये भी सारा का सारा कंप्लीट करा दिया। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है भैया, तो ध्यान देंगे आप जरा। तो यहाँ पे स्वर को समाप्त कर दिया था। अब जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, व्यंजन की करेंगे। ध्यान देंगे भैया, इसे नोट करेंगे आप। ठीक है भैया, ध्यान देंगे यार आप। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका व्यंजन। अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है भैया आपका कॉन्सोनेंट। इसे कहा जाता है भैया आपका कॉन्सोनेंट। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि व्यंजन और व्यंजन को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सोनेंट,
और स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है आपका वोवेल्स। ठीक है भैया, तो स्वर को हमने समाप्त कर दिया था। अब जो बात आएगी किसकी आएगी, व्यंजन की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं भैया आपके व्यंजन से संबंधित, ध्यान देंगे। ठीक है भैया, ध्यान देंगे। यानी कि मैंने ये बताया था व्यंजन, और व्यंजन को कहा जाता है आपका कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे पूछा जाएगा व्यंजन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, व्यंजन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। तो ध्यान देंगे, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भैया आपका व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसी के बाद में यानी कि अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यानी कि जो वर्ण किसी और की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण किसी और की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है भैया आपका व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय ए स्वर छिपा रहता है। कौन सा स्वर, यानी कि कौन सा स्वर छिपा रहता है भैया आपका, ए स्वर छिपा रहता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पे ये पूछा गया है ए की मात्रा नहीं होती है, यानी कि ए की जो मात्रा होती है वो गिनी नहीं जाती, यानी कि इसका कोई दृश्य नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, यानी कि ए रहित व्यंजन वर्ण ऐसे लिखे, यानी कि ऐसे लिखे जाते हैं, यानी कि ऐसे लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं ध्यान देंगे आप, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ये हो जाएगा कै, और ये हो जाएगा भैया आपका ख, और एक हो जाएगा आपका ग, और एक हो जाएगा भैया आपका इसी में से। ठीक है भैया, यानी कि ए रहित व्यंजन वर्ण ऐसे लिखते हैं, यानी कि जैसे ये लिखे हैं। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, और ये जो मैंने लिखा है, एक लाइन ये लिखी है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर छिपा रहता है। ठीक, इसकी बात अभी करेंगे, ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे ये लिखा है, ये जो मैंने लगाया है, तो ये लिखा है व्यंजनों के नीचे लगी तिरछी रेखा को क्या कहा जाता है, यानी कि व्यंजनों के नीचे लगी तिरछी रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया आपका हलंत। क्या कहा जाता भैया, इसे आपका हलंत कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट करेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो इस वाले पॉइंट की करेंगे, इस वाले पॉइंट की करेंगे। ध्यान देंगे, मैंने बताया आपका प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर छिपा रहता है। अब ये कैसे निकल करके आता है, ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे इस वाली लाइन का। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया आपका कै, और एक हो जाएगा भैया इसी में से, और एक हो जाएगा भैया इसी में ग। इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस वर्ण को तोड़ूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और कै पे क्या आ जाएगा भैया आपका हलन, और यहाँ पे जो मात्रा निकल करके आएगी वो कौन सी हो जाएगी भैया आपकी स्वर, यानी कि इसे क्या कहा जाएगा आपका स्वर वर्ण। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक भैया, अगर मैं बात करूं इस वाले से की, तो ये वाला जो शह होगा इसे तोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सह पर लगा दिया जाएगा हलन, और यहाँ पे जो मात्रा निकल करके आएगी वो किसकी आ जाएगी भैया आपकी आ की। इतना समझ में आ गया। ठीक, अगर मैं ग की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका आ। तो इतना समझ में आ गया आपका, यानी कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी आपके व्यंजन वर्ण हैं, और उन सारे के सारे व्यंजन वर्णों को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं जैसे ये मैंने तोड़ करके दिखाया। तो यानी कि ये लाइन क्या हो जाएगी, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर क्या होता है भैया आपका छिपा रहता है, यानी कि ये वाला जो स्वर होगा वो इस तरीके से निकल करके आएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक भैया, अगर मैं इस वाले स्वर की बात करूं तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी कि इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया आपका उदासीन वर्ण, इसे कहा जाता है भैया आपका उदासीन वर्ण। इसी की अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है भैया आपका शहीद वर्ण, इसे क्या कहा जाता है भैया आपका शहीद वर्ण। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया आपका कोमल वर्ण। क्या कहा जाएगा इसे, कोमल वर्ण। ध्यान देंगे, मैंने ये बताया आपसे, यानी कि ये वाला जो आ होता है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है भैया आपका उदासीन वर्ण, इसे कहा जाएगा भैया आपका शहीद वर्ण, इसे कहा जाएगा भैया आपका कोमल वर्ण। आपके पास में क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको रख देगा, यानी कि ये जो आ होता है निम्नलिखित में से बताएंगे इसे किस नाम से जाना जाता है, या फिर आपके पास में 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में आपका छोटा आ भी होगा, आपका बड़ा आ भी होगा, इसमें छोटी ई भी होगी, और एक आपकी बड़ी ई भी होगी।
वो पूछ लेगा निम्नलिखित में से बताएंगे किस वर्ण को उदासीन वर्ण कहा जाता है, किस वर्ण को शहीद वर्ण कहा जाता है, या किस वर्ण को क्या कहा जाता है भैया आपका कोमल वर्ण कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ये सारी की सारी जो बात मैंने करी है वो किससे संबंधित करी है भैया आपके व्यंजन से। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, इसे नोट करेंगे। इसी के बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यानी कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे व्यंजन वर्णों को यानी कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है भैया, तो हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे नोट करेंगे। ठीक है भैया, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसी के बाद में क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान देंगे, यानी कि पहला जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार यानी कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि कितने भागों में बांटा गया। इतना समझ में आ गया होगा। यहां से पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यानी कि यहां पे पूछा गया है उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने यानी कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहां पे ध्यान देंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी भैया आपकी 8। कितनी संख्या हो जाएगी इसकी? 8 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसमें पहले वाले भाग की, तो यह हो जाएगा भैया आपका स्पर्शी। इसे क्या कहा जाएगा भैया आपका? स्पर्शी। इसी के बाद में अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट की बात करूं तो इसे कहा जाएगा भैया आपका स्पर्श संघर्षी। इसे क्या कहा जाएगा? स्पर्श संघर्षी। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तीसरे वाले पॉइंट की, तो इसे कहा जाएगा भैया आपका संघर्षी। इसे क्या कहा जाएगा? संघर्षी। इसी के बाद में चौथे वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता भैया आपका ऊष्म। इसे क्या कहा जाएगा? आपका ऊष्म। यही होता है आपका, यानी कि पहला वाला हो जाएगा संघर्षी, यानी कि इसे कहा जाता है आपका ऊष्म भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक। इसी के बाद में अगर मैं चौथे वाले पॉइंट की बात करूं तो इसे कहा जाता है आपका अंत्यस्थ, या इसे कहा जाएगा आपका संघर्षहीन। इसे कहा जाएगा संघर्षहीन। इसी के बाद में जो आपका पांचवा पॉइंट आता है इसे कहा जाता है भैया आपका, पांचवा वाला जो पॉइंट आएगा इसे कहा जाएगा आपका प्रकंपित। इसे कहा जाएगा आपका प्रकंपित, या इसे कहा जाता है भैया आपका लुंठित। इतना समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में अगर मैं छठे की बात करूं तो इसे कहा जाता है भैया आपका पार्श्विक कहा जाता है। इसे कहा जाता है भैया आपका पार्श्विक, इसे कहा जाएगा। इसी के बाद में जो सातवें नंबर का आता है इसे कहा जाएगा भैया आपका यानी कि उत्क्षिप्त। इसे क्या कहा जाएगा भैया आपका? उत्क्षिप्त इसे कहा जाता है। इसे कहा जाएगा भैया आपका उत्क्षिप्त, इसे कहा जाएगा। या फिर इसे कहा जाता है भैया आपका द्विगुण। क्या कहा जाएगा इसे? द्विगुण। इसी के बाद में आठवें नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है आपका, इसे कहा जाता है भैया आपका नासिक्य। क्या कहा जाएगा भैया आपका? नासिक्य। या इस नासिक्य को कहा जाता है भैया आपका अनुनासिक। इसे क्या कहा जाता है? आपका अनुनासिक। इतना समझ में आ गया होगा। मैंने जो क्वेश्चन करा है वो आपसे ये करा है, यानी कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि कितने भागों में इसे विभाजित किया गया। अगर मैं बात करूं तो यहां पर संख्या कितनी हो गई भैया आपकी? 8। अगर इस 8 में भी बात करूं तो इसमें पहला वाला क्या हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन। एक हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, एक हो जाएगा संघर्षी या इसे कह देंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसी के बाद में एक पार्ट हो जाएगा आपका अंत्यस्थ, या हो जाएगा इसे कहा जाता है संघर्षहीन व्यंजन। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये जो अंत्यस्थ लिखा है इसी के अंतर्गत आते हैं ये दोनों के दोनों। तो इन्होंने क्या काम करा है, यहां से कुछ पॉइंट निकाल लिए गए, इन्होंने अंत्यस्थ व्यंजन को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया और यहाँ पे एक नाम दे दिया इन्होंने प्रकंपित, या इसे कहा जाता है भैया आपका लुंठित। ठीक। इसी के बाद में अगला जो पॉइंट आएगा इसे कह दिया गया भैया आपका पार्श्विक। ये सारे के सारे जो होते हैं वो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो 7वें नंबर पर आता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसे कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। फिर इसी के बाद में 8वें नंबर पे जो आता है इसे कहा जाता है नासिक्य, यानी कि और इसका नाम क्या हो जाएगा? अनुनासिक्य।
इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया। अब ध्यान देंगे, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे तो इन सबकी फिलहाल में जो हम बात करेंगे वो करेंगे आप इस वाले पॉइंट की। ठीक है, जैसे इसको पढ़ लेंगे इसके बाद में क्रम से इनको पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, नोट करेंगे आप। ठीक है भैया, ध्यान देंगे, नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद में एक हेडिंग बनाएंगे आप, इसके बाद में अगला हेडिंग बनाएंगे और आपने नाम सुना होगा अभी जो मैंने बताया है, और आपने पहले से ही नाम सुन रखा है, इसे कहा जाता है भैया आपका स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है भैया? इसे स्पर्श व्यंजन। तो ध्यान देंगे, मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, तो इसे कहा जाता है भैया आपका स्पर्श व्यंजन, या इन्हें कहा जाता है भैया आपका वर्गीय व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है भैया? आपका वर्गीय व्यंजन। ध्यान देंगे, मैंने बताया आपसे, यानी कि स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन को ही क्या कहा जाता है? आपका वर्गीय व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है भैया, ध्यान देंगे आप। यहां पे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है आपका कै वर्ग। क्या हो जाएगा भैया? आपका कै वर्ग। ठीक, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक हो जाएगा आपका चै वर्ग, इसी में एक हो जाएगा भैया आपका टै वर्ग, और एक हो जाएगा इसी में आपका टै वर्ग, और एक हो जाएगा भैया आपका इसी में पै वर्ग। पै वर्ग, ठीक है भैया। कितने वर्ग हो जाएंगे आपके? 5। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हो जाएगा कै, और एक हो जाएगा आपका खै, और एक हो जाएगा गै, और एक हो जाएगा भैया आपका घै, और एक हो जाएगा आपका अड़े, जिसके आगे में। ठीक है भैया, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा चै, और एक हो जाएगा छै, एक हो जाएगा जै, और एक हो जाएगा भैया आपका झै, और एक हो जाएगा यहां पे ऊं। ठीक है भैया, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक हो जाएगा आपका टै हो जाएगा, एक ठै हो जाएगा, एक डै हो जाएगा, और एक आपका ढै हो जाएगा, और एक हो जाएगा भैया आपका ड़ै। इतना समझ में आ गया होगा? इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे तै हो जाएगा, एक ठै हो जाएगा, एक दै हो जाएगा, एक आपका धै हो जाएगा, और एक आपका भैया हो जाएगा नै। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक पै हो जाएगा, एक फै हो जाएगा, एक आपका बै हो जाएगा, एक भै हो जाएगा, और एक आपका मै हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया, अब यहां पे जो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका वो इस तरीके से बनेगा। ध्यान देंगे आप, यहां पे ये पूछा गया है स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इतना समझ में आ रहा होगा? ठीक है भैया, ध्यान देंगे। देखो, यानी कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, यानी कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, तो वो होते हैं भैया आपके 5। 1 2 3 4 5, ऐसे गिन ले, या फिर ऐसे गिन ले 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, या फिर ऐसे गिन ले इसको 1 2 3 4 5। इतना समझ में आ गया होगा? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भैया आपका। तो यहां ध्यान देंगे, तो इसका एक वर्ग तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, फिर इसी के बाद में इसका एक वर्ग ये वाला हो जाएगा, इसी के बाद में इसका एक वर्ग आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे, अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है, यानी कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, तो ध्यान देंगे, एक तो आपकी ये पहली वाली लाइन, और जो आपकी ये 3 जो लाइनें हैं ये वाली। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं आपके? 5। अब जो मैं बात करूंगा वो कितनों की करूंगा, रियल में जो आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं भैया? आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं भैया? आपके 4। यानी कि ये वाली जो लाइन होगी ये छोड़ दी जाएगी आपकी, ये पूरी की पूरी लाइन छोड़ दी जाएगी। अब ध्यान देंगे, तो यहां पे क्वेश्चन ये बनेगा, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो एक तो हो जाएगी पहली वाली लाइन, और ये वाली जो 3 लाइनें होंगी ये वाली, तो इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। और ये भी कहां तक हो जाएंगे भैया? ये 4 वर्णों तक इनकी गिनती की जाएगी। तो 4 और 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 4 चौक 16।
तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन निकल करके आता है वो ये आता है, यानी कि स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं, यानी कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या हो जाएगी भैया आपकी 16। और ये व्यंजन कौन से वाले होते हैं भैया, जिसे मैंने अभी नाम दिया था, इसे कहा जाता है स्पर्शी, या इसे कहा जाएगा भैया आपका स्पर्श व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी के बाद में ये वाली जो लाइन मैंने छोड़ी है इसे भी एक नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है भैया आपका स्पर्श संघर्षी। इसे कहा जाता है भैया आपका स्पर्श संघर्षी। ठीक है, और स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो इनकी जो संख्या होगी 1 2 3 4, तो इनकी संख्या हो जाएगी भैया आपकी 4। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, और यहां पे भी एक अपवाद ये है, यहां पे भी ये पूछा जाएगा इन चारों में सबसे ज्यादा जो शुद्ध होगा स्पर्श व्यंजन वो कौन सा होगा, तो यहां पे आता है आपका जय, और जय पे लगा हुआ होता भैया आपका हलंत। ये वाला शुद्ध मान रखा है, यानी कि इन चारों से सबसे ज्यादा जो शुद्ध माना गया है वो ये वाला माना गया है। और बाकी आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगी भैया आपकी 4। वो कौन कौन से होते हैं, तो यानी कि च, छ और जय और झ, ये वाले हो जाएंगे भैया आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक, इसमें भी सबसे ज्यादा जो शुद्ध होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। मैंने संख्या 16 भी बता दी और मैंने संख्या आपको 4 भी बता दी। ठीक है भैया, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में बात चल रही होगी ना जी, इसकी जो संख्या होती है वो 25 होती है, 27 होती है। 25 भी सामने आएगी निकल करके और 27 भी सामने आएगी निकल करके। आ रही है बात समझ में। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है उसका क्या है, यानी कि स्पर्श या स्पर्शी जो आपके होते हैं रियल में वो कितने होते हैं, तो मैंने कितनी बताई, यानी कितना बताया मैंने आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये तो पूरा छोड़ दिया गया, यानी कि 4 काउंट कर लिए गए, तो पहली लाइन और लास्ट की तीनों लाइन, तो कितनी संख्या हो गई आपकी 16। ये वाली जो लाइन छोड़ी होगी किसी कारणवश छोड़ी गई होगी, तो अब मैंने उसका कारण भी बता दिया, क्या हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बात क्लियर। अब इसी के बाद में जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है उस क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो यहां पे ये पूछा गया है स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है भैया, कितने होते हैं, तो इनकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भैया आपकी 25 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने जितने भी ये सारे के सारे दे रखे हैं आपके, इसमें ये नासिक वाले भी और ये आपके स्पर्श वाले भी सारे के सारे जोड़ दिए गए, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भैया आपकी 25 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा। किसी वजह से ऑप्शन में 16 ना हो तो आप आंसर कितना लगाएंगे, 25 लगाएंगे। ठीक है भैया, वो आपसे यही पूछेगा, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की कुल जो संख्या होगी वो आप 16 हो जाएगी, और खाली पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके 25 हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, और दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो 16 लगा देंगे, और वरना 16 कभी पूछा भी नहीं जाएगा, 16 पूछा जाएगा तो उसमें 25 नहीं आएगा। इतनी बात याद रखेंगे आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में 27 वाले देखेंगे आप। अब ये 25 में 27 जो बने वो कैसे बने, तो आपने इसका नाम सुना होगा ढ, और एक क्या हो जाएगा आपका ढ। इसी इन दोनों का एक रूप निकल करके आता है, एक तो हो जाएगा भैया आपका ये वाला और एक हो जाएगा आपका ये वाला। कुछ बुकों में इसे शामिल कर दिया गया और कुछ बुकों में इसे छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो संख्या हो गई आपकी 25, और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भैया आपकी 27। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, तो इन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी कि द्विगुण व्यंजन। ठीक, कितने हो गए भैया आपके 27। अब यहां पे नाम दिया गया वर्गीय व्यंजन, तो ध्यान देंगे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कैसे लेकर के मैं तक के सभी व्यंजन, ठीक है भैया, यानी कि कैसे लेकर के मैं तक के सभी व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया आपका वर्गीय व्यंजन। ये पूरा वर्गीय तो होगा, इसे कह दिया जाएगा वर्गीय व्यंजन, या इसे कह दिया जाएगा आपका स्पर्शीय व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि स्पर्श व्यंजन। तो मैंने ये क्वेश्चन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लेकर के मैं तक के, तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी यहां से लेकर के यहां तक। ऐसा नहीं होगा, ध्यान देंगे। अगर हम यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो यहां तक जाएंगे,
हर लाइन को क्रॉस करते हुए जाएंगे और कहां पे पहुंच जाएंगे भैया यहां तक। तो इन्होंने शॉर्ट में क्वेश्चन रख दिया गया, यानी कि कैसे लेकर के मैं तक के सभी व्यंजन वर्णों को किस नाम से आना जाता है। तो इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, यानी कि इसे कहा जाता है आपका वर्गीय व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो भैया हो जाएगी आपकी 25 और हो जाएगी भैया आपकी 27। इतना समझ में आ गया होगा भैया? ठीक है भैया, नोट करेंगे। ध्यान देंगे भैया। अब यहां पे एक दिमाग में बात आ रही होगी, यानी कि स्पर्श व्यंजन आपने 25 भी बता दिए और आपने 27 भी बता दिए। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाए और बात सिर्फ और सिर्फ चल रही होगी 25 की और 27 की, और इसके साथ में ऑप्शन आपको 33 भी दे देगा, ऑप्शन आपको 13 भी दे देगा। ठीक है, ए ऑप्शन ये वाला बना देगा, बी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, सी ये हो जाएगा और डी ये हो जाएगा। अब समस्या ये आ गई आपके सामने, इसमें जो आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे। तो मेरा ये मानना है अधिकतर बुकों में भी और सही जो आंसर आता है निकल करके वो आपका 25 आता है। 27 उसमें मैंने बताया किस तरीके से दे रखा है, यानी कि इन दोनों का ही तो रूप आया था आपका। बात क्लियर हो गई? जब इन दोनों का रूप इन्होंने पहले ही काउंट कर दिया तो ये तो बाद में जोड़ा गया, तो इसको वरीयता नहीं देंगे, आप जो वरीयता देंगे इसको शामिल वाले पार्ट को वरीयता देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है भैया, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे 25 और 27 और 13, यानी कि 33 और 13। ठीक, अब यहां पे बात चल रही है आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसने आपको ये भी दे दिया है 33 भी दे दिया है, यानी कि ये व्यंजन होते हैं, ये स्वर होते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो इनकी जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 25। किसी वजह से ऑप्शन में पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, क्वेश्चन बना करके ये देगा और उसमें ऑप्शन में ये वाला ना दे करके ये दे दिया जाए, तब उस कंडीशन में आप 27 लगाएं। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया, ध्यान देंगे आप। तो अब आगे की बात कर लेते हैं जरा, ध्यान देंगे। आपके दिमाग में एक बात ये भी चल रही होगी, कुल व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, 35 भी होते हैं और आपके 37 भी होते हैं, 39 भी होते हैं और 41 भी होते हैं। ठीक है भैया, तो इस वाले पॉइंट को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। ध्यान देंगे, यहां पे जो क्वेश्चन मैंने लिखाया था शुरू में, ये लिखाया था स्पर्श व्यंजन। क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। और ये आपको पता चल गया स्पर्श व्यंजन की जो संख्या मैंने बताई वो कितनी बताई भैया? आपकी 25। अगर 27 में प्लस किया होता तो ये वाली संख्या नहीं आती बन करके। अब रिजल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएगा। ध्यान देंगे, अगर 25 में इन्होंने कोई ना कोई संख्या जोड़ी होगी तब जाकर के ये वाला पार्ट बना होगा, अगर 27 में जोड़ते तो ये वाला पार्ट नहीं बनता। ठीक है भैया, तो ये मैं कह रहा हूं सबसे रियल जो आंसर होगा स्पर्श व्यंजन का वो क्या हो जाएगा? आपका 25। ध्यान देंगे, इसी के बाद में एक पार्ट आता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या नाम हो जाएगा इनका? ऊष्म, या इन्हें कह दिया जाता है भैया आपका संघर्षी व्यंजन। ऊष्म जो संघर्षी व्यंजन होते हैं ये सभी को पता होगा, इनकी संख्या होती है भैया आपकी 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला सह हो जाएगा, एक ये वाला सह हो जाएगा और एक आपका ये वाला सह, और एक हो जाएगा भैया आपका है। ये वाले हो जाएंगे भैया आपके 4। ठीक है भैया, अब 25 में 4 जोड़ दिए गए, फिर इसमें अगला पार्ट जोड़ दिया गया अंत्यस्थ व्यंजन। ये हो जाएंगे भैया आपके अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है भैया? 4। ये सभी को पता होगा, इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है भैया? आपकी 4। तो ये कौन कौन से होते हैं? एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा रे, और एक हो जाएगा भैया ले, और एक हो जाएगा आपका बे हो जाएगा। ठीक है भैया, ये 4 हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऐसे कितने व्यंजन, यानी कि 25 में ऐसे कौन से व्यंजन जोड़ दिए जाएं जो संख्या इनकी 33 हो जाए। कितनी हो जाएगी आपकी? 33। तो आप ध्यान देंगे 25 में अगर 8 जोड़ दिए तो यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 33। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था आपको, यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, शुरू में लिखा दिया था। तो कितनी हो गई आपकी भैया? 33। अगर वो कुल पूछेगा तब भी बात यही होगी। अगर उसने पूछा है आपसे हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, परंपरागत पूछ ले या कुल पूछ ले, आंसर क्या होगा भैया? आपका 33। ठीक है भैया, इसी के बाद में व्यंजन आते हैं आपके द्विगुण। क्या नाम हो जाएगा इनका? द्विगुण हो जाएगा।
या इन्हें कहा जाता है भैया आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहा जाता है इन्हें? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है सभी को पता होगा, तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2। और ये जो 2 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अभी बताया था मैंने, तो ये हो जाएंगे भैया आपके ये वाले। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 35। देखते रहेंगे, सारा का सारा पॉइंट आपके सामने आ जाएगा निकल करके। अगर इन्होंने सारी संख्या 25 से जोड़ना स्टार्ट किया है तो, अगर 27 से जोड़ते तो ये वाला पार्ट नहीं आता। ठीक है भैया, 35 हो जाएंगे। इसी के बाद में अगले व्यंजन आते हैं, इनका नाम हो जाएगा आगत व्यंजन। क्या नाम हो जाएगा इनका? आगत व्यंजन। और इनकी जो संख्या होती है सभी को पता होगा, ये कितनी हो जाएगी भैया आपकी? 2। जब 2 हो जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 37। ये वाला पार्ट बन गया होगा। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं? एक तो जय हो जाएगा, एक आपका फै हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में अब आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं भैया आपके? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं सभी को पता होगा। ये जो होते हैं भैया आपके 4 होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाएगा क्षत्रिय वाला 6, एक हो जाएगा भैया आपका त्रय, और एक हो जाएगा गैसे ज्ञानी, और एक हो जाएगा भैया आपका श्राप वाला श्रेय। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब 37 में 4 जोड़ दिए गए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भैया आपकी? 41। ठीक है भैया, अब बात रह गई इस वाले की। ध्यान देंगे, तो मैंने यहां पे लिखा है 35। इन्होंने क्या काम करा? संयुक्त व्यंजन को एक बार तो जोड़ दिया 37 के साथ में, तो संख्या हो गई 41। और एक बार जोड़ दिया इन्होंने 35 के साथ में। कौन से वालों को जोड़ दिया गया भैया? आपके संयुक्त व्यंजनों। और संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये पता होगा आपको, ये वाले। बात क्लियर हो गई। जब 35 में इन्होंने 4 जोड़ दिए तो इसकी संख्या कितनी निकल करके आ गई भैया आपकी? 39। ये हैगा आपका 39। बात क्लियर हो गई। ठीक है भैया, यहां तक किसी का डाउट है तो वो मेरे से पूछ लेंगे, बाकी कोई समस्या आने वाली नहीं है। पूरा का पूरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है भैया, अगर ये 27 में जुड़े हुए होते तो ये वाली संख्या कभी नहीं आती। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, तो इसे नोट करेंगे आप पहले। ठीक है भैया, नोट कर लिया होगा। ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे भैया। अब बात ये आ रही होगी, अगर सारी की सारी संख्या क्वेश्चन में आ जाए तो आंसर क्या लगाएंगे? आंसर क्या लगाएंगे? ठीक है भैया, तो ध्यान देंगे, ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। देखो यहां पे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, यानी कि व्यंजनों की कुल संख्या पूछ ले। व्यंजनों की कुल संख्या, ये क्वेश्चन देगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? कुल संख्या। या पूछ ले हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों, यानी कि व्यंजनों की परंपरागत रूप से। क्या पूछेगा आपसे? परंपरागत रूप से। ठीक है भैया, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि एक पूछेगा व्यंजनों की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या, या पूछेगा हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से व्यंजनों की कुल संख्या। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन बना करके देगा 2 तरीके से, और उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। एक रख देगा इसमें 33, बी ऑप्शन में रख देगा भैया आपके पास वो 35, और सी में रख देगा भैया वो आपका 37, और डी में रख देगा आपका 39। इतना समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कितने आ रहे हैं आपके? 4। मैं अपनी तरफ से एक ऑप्शन और जोड़ रहा हूं, ध्यान देंगे समझाने के लिए। तो एक ऑप्शन हो जाएगा भैया इसी में ई, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 41। अभी मैंने बताया ये सारे के सारे जो ऑप्शन लिखे हैं ये सब व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? यानी कि व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, या परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। क्वेश्चन ये वाला होगा, पूछने ऑप्शन ये वाले होंगे, यानी कि इसमें से एक कम करके दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। मैंने कितने बता दिया आपको? 5 इसलिए बता दिया, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां पे जो ये वाली संख्या आएगी और इन वाली संख्याओं के साथ में कंपेयर कराई जाएगी इस वाले की, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन चाहे वो इस तरीके से पूछ ले, या वो पूछ ले हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ ले, और ऑप्शन में रख दे वो ए ऑप्शन में रख दे 35, बी ऑप्शन में रख दे वो आपको 37, और सी ऑप्शन में रख दे भैया वो आपका 39, और डी ऑप्शन में रख दे भैया 41।
या कुल पूछ ले इसके साथ, परंपरागत पूछ ले इसके साथ, या खाली सिंपल पूछ ले इसके साथ में। खाली क्वेश्चन जो सिंपल पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, या व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, ये पूछने का तरीका होगा। इसमें 33 नहीं दे रखा होगा, तो आपको जो वरीयता देनी है वो बड़े वाले को देनी है 41। ठीक है भैया, अगला एक पार्ट बना देगा, ए ऑप्शन में रख देगा भैया आपका 35, बी ऑप्शन में रख देगा भैया आपका इसी में 37, सी ऑप्शन में रख देगा 39, और डी ऑप्शन में रख देगा जैसे 13। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या काम करेंगे, इसमें भी बड़े वाले को वरीयता देंगे। कहने का मतलब यह है जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से उसका जवाब देते रहेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। और अगर इन सबके साथ में 33 आ जाए तो आंसर क्या होगा भैया आपका 33 होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, जितना मुझे पता था उसके बारे में मैंने उतना बता दिया है, और जहां तक भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। ठीक है भैया।